हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सर्कल के अंदर घूमते हुए देखते हैं या फिर हम उनको खुद से घुमाते हैं, जैसे कि किसी स्पिनर की मदद से नट को टाइट करना या लूज़ करना, सीसा, स्टीयरिंग व्हील, वाटर टैप, बाइसाइकिल, किसी ढक्कन को ओपन या क्लोज करना या डोर को ओपन या क्लोज करना। या फिर हम ये देखते हैं कि एक डोर को उसके हैंडल से पुश या पुल करना आसान होता है, जबकि कहीं दरमियान से उसको पुश करना मुश्किल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब मुमकिन होता है टॉर्क की वजह से। अब टॉर्क क्या है, इसको हम बड़ी डिटेल से समझेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द टॉर्क, यानी घुमाने के जो असर होता है उस असर को हम टॉर्क बोलते हैं। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूला इसका होता है टा इज इक्वल टू एल एफ। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन सबको हम किसी सिंबल के साथ शो करते हैं। तो टॉर्क के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है टा, इसको टा बोलते हैं और ये टी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा होता है। यहाँ पे जो एल है वो मोमेंट आर्म है, जबकि एफ यहाँ पे फोर्स है। अब मोमेंट आर्म क्या है, इसको समझने से पहले हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट, इसका पता होना चाहिए। जब हम इन दो टर्म्स को समझ जाएंगे तो तब हम मोमेंट आर्म को आसानी से समझ सकते हैं, और जब हमें मोमेंट आर्म की समझ आ जाएगी तब हम टॉर्क को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पर एक रेंच की मदद से इस नट को टाइट या लूज किया जा रहा है। अब क्योंकि इस रेंच की मदद से हम इसको रोटेट करेंगे इस नट को, तो ये अपने एक किसी खास फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा, घूमेगा। अब वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये रोटेट करेगा, उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट बोलते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पर हम फोर्स लगाकर इसको रोटेट करेंगे, उस पॉइंट को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। एक पिवट पॉइंट यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये रोटेट करेगा, और दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इस पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। अगर हमें टॉर्क को अच्छे से समझना है तो हमें मोमेंट आर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। मोमेंट आर्म हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अगर हम देखें कि टॉर्क जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म और फोर्स पे, क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर यही दो टर्म मौजूद हैं। अब इसके क्या इफेक्ट होते हैं इस मोमेंट आर्म या फोर्स के, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं इस सिंपल सी डायग्राम से इसको, यानी जो अभी हमने फार्मूला इसका लिखा है वो किस तरह से ड्राइव किया गया है वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर एक स्लैब है और ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के गिर्द ये घूम सकता है, तो फिर मैं इस पॉइंट को पिवट पॉइंट कहूँगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहूँगा। यहाँ पर पॉइंट पी पर मैं एक फोर्स लगाकर इसको रोटेट करवाऊँगा, और जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगाऊंगा उस पॉइंट को मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहूँगा। तो यानी यहाँ पर जो पॉइंट पी है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और जो मैंने फोर्स लगाई है उसकी डायरेक्शन इस रेड एरो से मैंने शो कर दिया। ये इसकी जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और ये इसका हेड इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इसको रोटेट करने के लिए इस पर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिए। दरमियान में यहाँ पे पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। अब मोमेंट आर्म को नॉर्मल तो हम एल से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो पोजीशन वेक्टर को हम आर के साथ शो करते हैं, तो क्योंकि ये एक वेक्टर है इसी वजह से मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है ये किसी सर्टेन एंगल पर लग रही है। अगर हम देखें तो इसका जो एंगल बनता है वो कोई स्पेसिफिक एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है। मैंने यहाँ इसको आगे एक्सटेंड करके बनाया है। मैंने इससे पहले बता रखा है कि जब भी हम दो वेक्टर के दरमियान एंगल देखते हैं तो हम उनकी टेल को जोड़ के एंगल इसका देखते हैं। अगर यहाँ पर इस फोर्स को, यानी ये जो एक वेक्टर है, इसको इसके साथ इसकी यानी इस वेक्टर पोजीशन वेक्टर के टेल के साथ मिला दें तो तब भी एंगल यही बनेगा जो कि यहाँ पर बन रहा है। अब जब कोई वेक्टर किसी सर्टेन एंगल में होता है, मतलब एक प्लेन के अंदर मौजूद रहता है और ना ही वो
एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना ही वाई के ऊपर होता है, बल्कि उन दोनों के दरमियान में कहीं मौजूद रहता है, तो तब हम इसको सॉल्व करने के लिए उसके कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस फोर्स के भी हम कंपोनेंट बनाएंगे। अब दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा जिसको हम एफ साइन थीटा कहेंगे, और दूसरा इसके अलॉन्ग बनेगा पोजीशन वेक्टर के जिसको हम एफ कॉस थीटा कहेंगे। अब हमने देखना है कि इन दो कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो इस बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा करेगा। अगर हमें फोर्स एफ कॉस थीटा की बात करूं, यानी फोर्स का जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है ये इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ से मैं इस फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स डायरेक्ट इस पिवट पॉइंट पे लग रही है, या मैं कहूँगा कि जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही है। अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही होगी तो तब किसी किस्म का कोई रोटेशन नहीं होगा, यानी जो फोर्स पास कर रही है वो पिवट पॉइंट से पास कर रही है, तो अब इसमें रोटेशन नहीं आएगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो इस फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये इस बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा नहीं करेगा, क्योंकि अगर देखें ये डायरेक्शन इसकी बनती है, ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में अगर आप इसको पुल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। अब दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका एफ साइन थीटा है। एफ साइन थीटा की डायरेक्शन ये है, यानी अगर अब इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे इस बॉडी के ऊपर, इसका जो कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली इस बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा होगी, और वो रोटेशन फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से आई है, एफ साइन थीटा की वजह से आई है। तो मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का एफ साइन थीटा है ये इसके अंदर रोटेशन पैदा कर रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा कि टाई इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। आर मतलब कि ये पोजिशन वेक्टर आर, और जो फोर्स का कंपोनेंट इसमें रोटेशन पैदा कर रहा है एफ साइन थीटा वो साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये बनेगा टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर जो एफ साइन थीटा है ये इस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इससे पहले जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि या तो हम साइन थीटा लिखेंगे अगर हमने इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, और एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बता देंगे। अगर हम साइन थीटा नहीं लिखते वेक्टर के फॉर्म लिखते हैं तो फिर हम क्रॉस लगाएंगे, यानी या तो हम क्रॉस लगा सकते हैं दो टर्म्स के, दो वेक्टर्स के दरमियान में, या अगर हम क्रॉस नहीं लगाते तो फिर हम साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ था, जो अगर साइन थीटा को ख़त्म करेंगे क्योंकि आर ये पोजीशन वेक्टर है और एफ भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर हैं तो इन दोनों के दरमियान में क्रॉस आ जाएगा। हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब इससे पहले जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है उसमें हमने टॉर्क को डिस्कस किया था कि टॉर्क भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है, और मैंने ये भी कहा था कि उसको बाद में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आर एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, इन दोनों के रिजल्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, और टॉर्क क्या है, फिर से एक वेक्टर है, क्योंकि जो रोटेशन होगी उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब अगर एक बॉडी को हम रोटेट करते हैं तो वो दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फिर उस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन को समझते हैं हम यहाँ से। अगर दो वेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोजीशन वेक्टर आर है और फोर्स एफ है, जो कि यहाँ पर लग रही थी, मैंने आपको बताया कि अगर हमने एंगल चेक करना हो तो हम उन दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया। अब उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हम वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करते थे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यानी ए क्रॉस बी करें तो आंसर हमारे पास सी आता है, ए और बी भी वेक्टर हैं, जबकि जो आंसर सी आ रहा है ये भी वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते थे। इससे पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में बताया था। तो क्योंकि ये भी आर और एफ दोनों वेक्टर हैं तो इनको जो रिजल्ट होगा, जो इसका आंसर होगा, जो कि टॉर्क है, उसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। किस तरह से, अगर हम आर क्रॉस एफ कर रहे हैं तो अपनी फिंगर को इस वेक्टर आर पे रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे इस फोर्स एफ की तरफ, यानी जो मैंने एरो से ये डायरेक्शन बताई है इस डायरेक्शन में इसको कर्ल करेंगे, तो जो हमारा थंब होगा वो इंडिकेट करेगा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। इसी तरह अगर हम एफ क्रॉस आर करेंगे तो एफ क्रॉस आर में फिंगर को रखेंगे एफ के ऊपर और उनको कर्ल करेंगे टुवर्ड द आर,
और तब हमारा जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो तब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो भी डाउनवर्ड होगी। कन्वेंशन के तौर पर हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को का जो टॉर्क होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन का जो टॉर्क होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो बता सकते हैं, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है और ज़ाहिर बात उसकी डायरेक्शन है, तो उसकी क्या डायरेक्शन है वो हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मोमेंट आर्म और फोर्स का टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है मोमेंट आर्म और फोर्स पे डिपेंड करता है, तो उसकी किस हद तक डिपेंडेंस है या उस फोर्स या मोमेंट आर्म को चेंज करने से टॉर्क पर क्या फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ को समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पर एक रेंच की मदद से इस नट को रोटेट किया जा रहा है। इस पर दो अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगाई जा रही है, एक पोजीशन ए से और एक पोजीशन बी से फोर्स लगाई जा रही है। जो फोर्स पोजीशन ए से लगाई जा रही है उसमें यहाँ पर पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो इसका मोमेंट आर्म है उसकी लेंथ 1 मीटर है, और जबकि जो पोजीशन बी पर हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पर मोमेंट आर्म की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर है। अगर हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 2 मीटर है, मतलब कि डिस्टेंस से यहाँ पर मुराद है हमारे पास मोमेंट आर्म, यानी मैं पोजीशन बी की बात कर रहा हूँ कि पोजीशन बी पर जब हम फोर्स लगाएंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 20 न्यूटन मीटर आ रहा है, क्योंकि जो टॉर्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। यहाँ से मैं बताता चलूँ कि फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और आर लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसी वजह से टॉर्क का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। और यहाँ पर आपने एक और बात भी याद रखनी है कि वर्क का जो यूनिट होता है उसका भी न्यूटन मीटर बनता है, क्योंकि W=F_d होता है, F फोर्स है, न्यूटन D डिस्टेंस है मीटर, लेकिन उस यूनिट को हम जॉल कह सकते हैं, इस यूनिट को जॉल नहीं कह सकते, ये कन्वेंशन है। लेकिन अगर हम फोर्स तो वही 10 न्यूटन ही रखें, लेकिन लगने वाली फोर्स जो है वो आपकी बात पोजीशन ए पर है, मतलब कि आपके पास जो मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर है, तो तब जो टॉर्क है वो 10 न्यूटन मीटर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पोजीशन बी पर टॉर्क 20 न्यूटन मीटर बन रहा है, और जबकि पोजीशन ए पर जो टॉर्क बन रहा है वो 10 न्यूटन मीटर बन रहा है, मतलब कि कम बन रहा है। हमने जैसे ही मोमेंट आर्म को कम कर दिया, यानी उसको हाफ किया, तो जो टॉर्क है वो भी हाफ हो गया, यानी 2 मीटर से 1 मीटर किया तो ये 20 न्यूटन मीटर से 10 न्यूटन मीटर बन गया। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पोजीशन ए पर जहाँ पर पहले हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई थी, हम 20 न्यूटन फोर्स लगा दें, तो तब जो हमारे पास टॉर्क आ रहा है वो 20 न्यूटन मीटर बन रहा है। अब इस बात से हमें क्या समझ है, इस बात से हमें ये पता चला कि जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा फोर्स हमें उतनी कम लगानी पड़ेगी, और जितना मोमेंट आर्म कम होगा फोर्स हमें उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ पर पोजीशन बी पर, यानी जब मोमेंट आर्म 2 मीटर था तो उस वक्त टॉर्क 20 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो रहा था। वही 20 न्यूटन मीटर टॉर्क पोजीशन ए पर, यानी जब मोमेंट आर्म 1 मीटर है, प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स 10 से 20 करनी पड़ी। मतलब कि यहाँ इस पोजीशन पर हमें अगर 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो फोर्स हमें इस पोजीशन बी की निस्बत डबल लगानी पड़ेगी, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे हम इसके करीब लेकर जाएंगे, यानी इस मोमेंट आर्म को और कम करेंगे, तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर मज़ीद हम इस मोमेंट आर्म को कम करेंगे तो फोर्स हमें और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यही वजह होती है कि एक डोर को उसके हैंडल से पुश या पुल करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जहाँ से हम उसको फोर्स लगा रहे होते हैं, दरमियान में मैक्सिमम मोमेंट आर्म होता है। और अगर हम इसके दरमियान किसी और पोजीशन पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो मोमेंट आर्म होता है वो कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और हमारे लिए वो मुश्किल भी होता है क्योंकि हमने ज़्यादा फोर्स लगानी होती है। तो हम अपनी आसानी के लिए कम फोर्स लगाने के लिए मोमेंट आर्म को ज़्यादा रखते हैं। ये टॉपिक मुख्तसर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।